आज का हमारा टॉपिक इस प्रकार है, देखिए कि कंटिन्यूस सीरीज में हम प्लेसेंटा प्लेसेंटा या जिसको बोलते हैं आंवल, है ना हिंदी भाषा में। देखिए इस प्रकार का एक ऑर्गन होता है जो, देखिए क्या करता है, कैसा ऑर्गन, एक ऐसा अंग किस प्रकार का, फ्लेसी, फ्लेसी मीन्स मांसल, एक ऐसा फ्लेसी ऑर्गन जो जो लगभग मैटरनल एट टर्म 500 ग्राम जिसका वेट होता है, और जिसकी दो सरफेस होती है, सतह है, कितनी होती है, दो। कौन कौन सी, एक जिसको बोलते हैं मैटरनल सरफेस, एक बोलते हैं फीटल सरफेस, और ये नाभिक रज्जु से फीटस यानी जो भ्रूण है उसके मध्य संपर्क स्थापित करता है। तो देखिए क्या है, एक इस प्रकार का मांसल ऑर्गन, ऑर्गन मीन्स अंग, इस प्रकार का एक अंग होता है जो लगभग वजन में कितना होता है, और यहां लिखते हैं अपन एट टर्म। एट टर्म मीन्स कितना, एट टर्म का मीन्स 38 टू 40 वीक, उसको बोलते हैं वीक्स, उसको बोलते हैं एट टर्म। इस समय इतना इसका वजन होता है, और इसकी दो सतह होती है, एक होती है मैटरनल सरफेस, मैटरनल सरफेस किससे जुड़ती है, एंडोमेट्रियम से, एंडोमेट्रियम से जुड़ती है, और फीटल सरफेस किससे जुड़ती है, नाभिक रज्जु से, ठीक है, अम्बिलिकल कोर्ड से जुड़ती है, जिसको अपन इंग्लिश में यूसी यानी अम्बिलिकल कोर्ड कहते हैं। तो देखिए इस प्रकार का ऑर्गन जो मदर के गर्भाशय से, मां के गर्भाशय से जुड़ा रहता है, और नाभिक रज्जु के माध्यम से यह ऑर्गन फीटस यानी भ्रूण से भी जुड़ा रहता है। इस प्रकार का जो एक अंग होता है उसको प्लेसेंटा या आंवल कहते हैं, और जो पूर्ण एकदम सही तरीके से जब भ्रूण का आरोपण होता है तो उस दौरान ये गर्भाशय में कहां से विकसित होती है, गर्भाशय में कहां होती है, जो इम्प्लांटेशन होता है कहां होता है, कि गर्भाशय के अंदर इम्प्लांटेशन इम्प्लांटेशन इन यूट्रस कहां होता है, एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट ऑफ
फंडस, गर्भाशय का जो डोम से पार्ट है, जो ऊपर उठा हुआ भाग है, उसका ये तो एंटीरियर या पोस्टीरियर जो पार्ट है, वहां नॉर्मली क्या होता है, ध्यान रखना, ये इम्प्लांटेशन होता है सामान्यतः, तो यहीं से ही प्लेसेंटा का मेटरनल पार्ट है वो ओरिजिन होता है। ठीक है, तो प्लेसेंटा गर्भाशय से कहां जुड़ी होती है, लगभग गर्भाशय के, ये भी ध्यान रखना है कि गर्भाशय भित्ति की 30% भित्ति का 30% पार्ट का 30% भाग प्लेसेंटा द्वारा कवर रहता है। यानी जो एक मैच्योर प्लेसेंटा है, उसका वो गर्भाशय की भीति है, यूट्राइन जो वॉल है, उसका 30% पार्ट है वो कवर कर लेती है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। अब देखिए, ये प्लेसेंटा जो बनती है, प्लेसेंटा का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, वो है भ्रूण को पोषण प्रदान करना और भ्रूण के अंदर बने उत्सर्जी पदार्थों को निकालना। ये मेन काम होता है किसका, प्लेसेंटा का। अब देखिए कि नॉर्मल जो प्लेसेंटा होता है, उसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है, हम नॉर्मल स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं, उसके बाद कुछ फीचर्स होंगे इसके, वो पढ़ लेंगे, उसके बाद प्लेसेंटा क्या काम करता है ये पढ़ लेंगे। ठीक है, फिर सामान्य प्लेसेंटा जो हम पढ़ ही रहे हैं अभी, उसके बाद असामान्य प्लेसेंटा है, उसका भी हम जिक्र कर लेंगे। तो देखिए, अब जब जब प्रेगनेंसी होती है, तो जो नॉर्मल एंडोमेट्रियम है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं भाई डेसिडुआ, है ना। तो देखो, गर्भावस्था की एंडोमेट्रियम को डेसिडुआ कहते हैं। क्या बोलते हैं, डेसिडुआ कहते हैं। और डेसिडुआ का मतलब होता है क्या, जो झड़ जाती है, यानी जो हट जाती है, एक टाइम के बाद क्या हो जाएगी, हट जाएगी, तो उसको बोलते हैं डेसिडुआ, है ना। तो देखिए, जो नॉर्मल जो ऐसे देख लीजिए,
देखिए इधर का जो पार्ट है ये कहलाएगा मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम ये क्या है? ये गर्भाशय की मध्य भित्ति। पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। ये एंडोमेट्रियम की दो लेयर होती है, जिसका नाम होता है पहले का, देखिए पहले का नाम क्या है, जिसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम बेसिलिस। ये लेयर होता है। और इन ये जो दो लेयर है, इन लेयर को बोलते हैं एंडोमेट्रियम फंक्शनलिस। अब इसका जो ये वाला पार्ट है, इसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम स्पोंजियोसम। एंडोमेट्रियम स्पोंजियोसम। और ये वाली जो लेयर होती है, इसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम कॉम्पैक्ट। तो जब प्रेगनेंसी आती है, तो ये जो एंडोमेट्रियम बेसिलिस है, ये तो नॉर्मल रहती है। ये क्या करती है, ये वाली जो लेयर होती है एंडोमेट्रियम फंक्शनलिस, ये लेयर हटती रहती है, चाहे मेंस्ट्रुअल साइकिल हो चाहे प्रेगनेंसी हो, ये लेयर है ये हटेगी। ये जो लेयर जो एंडोमेट्रियल फंक्शनल जो दो इन छोटी लेयर से मिलकर बनती है, जिसका नाम है एंडोमेट्रियम स्पोंजियोसम और एंडोमेट्रियम कॉम्पैक्ट, इन लेयर से मिलकर बनी। अब देखिए ये लेयर हटेगी, तो ये लेयर हटके ही प्रेगनेंसी के अंदर जिस लेयर का निर्माण करती है, उसको बोलते हैं डेसिडुआ। तो देखिए यहाँ पे देखिए ये जो लेयर है, इस लेयर का नाम क्या है? इसका नाम है एंडोमेट्रियम बेसिलिस। और ये वाले जो लेयर है, जो यहाँ एंडोमेट्रियम स्पोंजियोसम है, यहाँ क्या ये एंडोमेट्रियम स्पोंजियोसम है, तो यहाँ बन जाएगी डेसिडुअस या डेसिडुअल यहाँ स्पोंजियोसम में, और यहाँ बन जाएगी कैप्सुलरिस। यहाँ क्या बन गई? कैप्सुलरिस। और ये जो सबसे भीतरी लेयर है, ये बन गई डेसिडुअल पेराइटलिस। तो अब ये जो लेयर है, ये इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डेसिडुआ। तो डेसिडुआ लेयर इस जो एंडोमेट्रियम की जो एंडोमेट्रियल फंक्शनलिस लेयर थी, उससे हट के क्या बन गई? डेसिडुआ बन गई। ठीक है, तो ये बेसल लेयर तो एज इट इज रहेगी। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, ठीक है, तो ये वाली जो फंक्शनल लेयर हट जाती है और एंडोमेट्रियम बेसिलिस लेयर वापस इसका निर्माण कर देती है प्रोलिफरेशन स्टेज के दौरान, है ना। यूट्राइन साइकिल का प्रोलिफरेशन जब होता है साइकिल मेंस्ट्रुअल पीरियड के बाद, प्रेगनेंसी में क्या होती है कि एंडोमेट्रियल बेसिलिस एज इट इज रहती है, और ये जो एंडोमेट्रियल जो फंक्शनल लेयर है, ये कन्वर्ट हो जाती है डेसिडुआ के अंदर, और इसकी दोनों लेयर डेसिडुअल कैप्सुलस और डेसिडुआ पेराइटस का निर्माण कर लेती है। अब देखिए ये तो है कब? नॉर्मल के अंदर। और ये कब है? इन प्रेगनेंसी, है ना, ये बात ध्यान रखनी। अब देखिए तो डेसिडुआ क्या हुआ?
और एंडोमेट्रियम क्या है ये अपन को समझ में आ गया। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं कि अब ये जैसे देखो नॉर्मल प्रेगनेंसी के दौरान नॉर्मल एंडोमेट्रियम किसमें चेंज होगी, डेसिडुआ में, और जो ये नॉर्मल जो एंडोमेट्रियम है प्रेगनेंसी के दौरान डेसिडुआ के अंदर चेंज हुई है, इसी चीज को बोलते हैं प्लेसेंटल साइन। तो क्या बोलते हैं भाई, प्लेसेंटल साइन, ये बात ध्यान रखना है। तो प्लेसेंटल साइन किसको बोलते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान जो नॉर्मल एंडोमेट्रियम है वो जब डेसिडुआ में कन्वर्ट हो जाती है, या यूं कहें कि जो एंडोमेट्रियम फंक्शनल लेयर है वो रिप्लेस हो जाती है एंडोमेट्रियल डेसिडुआ की वजह से, डेसिडुअल की लेयर के अंदर, या यूं कहें कि जो एंडोमेट्रियम स्पोंजियसम और एंडोमेट्रियम कॉम्पैक्ट लेयर है वो डेसिडुअल कैप्सुलरिस और डेसिडुअल पेराइटिस में बदल जाती है। उस चीज को, उस घटना को क्या बोलते हैं, प्लेसेंटल साइन बोलते हैं, प्लेसेंटल चिन्ह बोलते हैं। ये बात ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, और जो प्लेसेंटा का निर्माण है, प्लेसेंटा का निर्माण ये कब शुरू होता है, ये होता है 12वें दिन। कौन से 12वें दिन, निषेचन के बाद, निषेचन के बाद 12वें दिन इसका निर्माण है वो शुरू हो जाता है ना। देखिए नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ प्लेसेंटा। इससे हमें बहुत सारी चीजें जो है वो हमारे क्लियर होगी इधर, है ना। प्लेसेंटल बैरियर क्या होता है ये चीज समझ में आएगी, प्लेसेंटा की क्या लेयर होती है, क्या प्लेसेंटल सरफेसेस होती है, ये सारा चीज हमको इधर से समझ में आ जाएगा। देखो सबसे पहले देखिए यहाँ, देखिए ये है लेयर कौन सी, जिसको बोलते हैं कोरियन प्लेट। अब इस कोरियन प्लेट के ऊपर एक हल्की सी लेयर ब्लड वेसल्स की लाइनिंग पाई जाती है। क्या पाई जाती है, ब्लड वेसल्स की लाइनिंग पाई जाती है। देखिए ठीक है, ये देखिए ये एक मीजेनकाइमल टिश्यू द्वारा बनी हुई लेयर होती है। इसका नाम नाम एक साथ लिख लेंगे, पहले इस डायग्राम को पूरा कर लेते हैं। देखिए फिर यहाँ
ग्रीन से मैं दर्शा देता हूं यहाँ पे। ब्लैक से ही कर, देखिए फिर इसके अंदर ये जो है ये लेयर कहलाती है साइटोट्रोफोब्लास्ट, साइटोट्रोफोब्लास्ट। और इसके जो बाहर वाली ये लेयर है ये कहलाती है सिनसाइटियोट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, ये जो लेयर है साइटोट्रोफोब्लास्ट अंदर की ओर, फिर बाहर की ओर ट्रोफोब्लास्ट लेयर होती है, ध्यान रखना इसका। अंदर की ओर साइटोट्रोफोब्लास्ट है, ठीक है, और बाहर की ओर क्या है, ये जो ब्लैक वाली लाइन दे रही है ये साइटोट्रोफोब्लास्ट है। अब देखिए इसी के अंदर यहां से ये जो ब्लड वेसल्स है ये कोइल्ड यानी कुंडलित होके संरचना बना लेती है। यानी ये ब्लड वेसल्स अपना कैपिलरी नेटवर्क बना लेती है, और इन ब्लड वेसल्स को हम अम्बिलिकल ब्लड वेसल्स कहते हैं। ये इसके अंदर पूरा नेटवर्क बना लेती है। फिर देखिए यहाँ पे ये जो अंदर है ये क्या है, ट्रोफोब्लास्ट, साइटोट्रोफोब्लास्ट, और बाहर की ओर क्या है, बाहर की ओर है सिंसिटियोट्रोफोब्लास्ट। ये यहां से टूट के, यहां से टूट के एक इस प्रकार की स्ट्रक्चर का निर्माण करती है, इस प्रकार की स्ट्रक्चर का निर्माण करती है। और इसके अंदर की ओर क्या है, अंदर की ओर जो लेयर है वो साइटोट्रोफोब्लास्ट है, और यह बागी बाहर की ओर साइटोट्रोफोब्लास्ट। और यहां सबसे बाहर की ओर ये क्या है, ये है गर्भाशय की भित्ति, गर्भ, और इसका नाम क्या है,
इसका नाम क्या देखिए, इसको बोलते हैं यूटेराइन वॉल। और यूटेराइन वॉल की दो लेयर पाई जाती है, जिसको हम बोलते हैं, एक लेयर का नाम क्या है, एक लेयर का जो कैप्सुलेस है, और एक दूसरी जो लेयर है जिसको बोलते हैं हम पेराइटेलिस, ये इसके अंदर पाई जाती है, पेराइटेलिस। अब देखिए क्या होता है कि यहां पे क्या है, यहां ब्लड वेसल्स है, यूटेराइन आर्टरी है ना, और दूसरा इधर क्या है, दूसरा इधर है यूटेराइन वेन। ये क्या करती है, कुछ जगह, यानी देखिए कहां पे, इसको मैं इससे दर्शा देता हूं, यहां पे ये इस तरह की संरचना का निर्माण करती है, यानी ये चीज है वो हट जाती है और इस तरह की संरचना का निर्माण करती है, और इसको भी मैं हटा देता हूं, और इस तरह की संरचना का निर्माण होता है। और यहाँ पे ये जो ग्रीन ग्रीन में दर्शा रहा हूं, यहाँ एक लेयर बनती है जिसको बोलते हैं नीटाबच लेयर। ये क्या होती है, ये होती है फाइब्रोइड डीजनरेटिव लेयर होती है, जो यहाँ इस, जैसे जिस साइड से जो मैटरनल सरफेस है वो यूट्राइन में एंट्री कर रहा है, वहां के और इस गर्भाशय भित्ति के बीचों बीच एक लेयर पाई जाती है जिसको बोलते हैं नीटाबच लेयर। इसका भी क्या काम है मैं आगे बताऊंगा। ये जो है, इसको नाम अभी एक मिनट, फिर यहां से ये ब्लड वेसल्स इसमें यहां आ जाती है, यहां से ये ब्लड वेसल्स यहां आ गई, यहां से ब्लड वेसल्स यहां आ गई, और यहां से ब्लड वेसल्स यहां पे आ गई, है ना। और यहां से ये वेन, ये भी वेन, ये भी यूट्राइन वेन, ये भी यूट्राइन वेन, और यहां से ये यूट्राइन वेन इस साइड आ गई। अब देखिए अब ये जो है ये क्या है, ये कैपिलरी नेटवर्क है, और ये देखो, जो ये जो स्ट्रक्चर बनी है इसको बोलते हैं विलाई, इसको क्या बोलते हैं, विलाई। ये जो कोल्ड स्ट्रक्चर होती है, और ये बहुत ज्यादा कोल्ड इसलिए रहती है क्योंकि इसको क्या करना है, अगर इसको लंबा किया जाए तो कम से कम 15 मीटर स्क्वायर का एरिया ये कवर कर सकती है। और इसका काम क्या है,
देखो यहां से क्या आता है, या मैटरनल ब्लड भरा रहेगा यहाँ पे, यहाँ क्या होगा, मैटरनल ब्लड, यहाँ होगा मैटरनल ब्लड। तो ये जो विलाई है, ये एक्सक्रीशन और एब्जॉर्प्शन का जो ट्रांसफर होगा उसका सरफेस एरिया बढ़ा है, इसलिए ये ऐसी कोल्ड स्ट्रक्चर में रहते हैं। और ये जो कैपिलरी नेटवर्क, इसका तो एक विलाई के अंदर इतना ज्यादा कोल्ड रहती है कि इसको अगर फैला दिया जाए कम से कम 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर स्क्वायर एरिया कवर करे, इतना ये कैपिलरी नेटवर्क होता है एक विलाई के अंदर, है ना। और इसको क्या काम करना है, इसको ब्लड लेना है और वापस एक्सचेंज का काम करना, गैस एक्सचेंज का, है ना। तो ये ट्रांसफर सब्सटेंस के जो ट्रांसफर होते हैं इसलिए होते हैं क्यों कोल्ड स्ट्रक्चर में, ताकि ज्यादा ज्यादा सब्सटेंस का एक्सचेंज हो सके, ट्रांसफर हो सके, इसलिए ये कोल्ड स्ट्रक्चर में रहते हैं। तो इस संरचना को कहते हैं, ये जो रहती है ये, इसको बोलते हैं विलाई। और ये कैपिलरी नेटवर्क हो गया इसकी विलाई के अंदर। और ये जो स्थान है इसको बोलते हैं हम, देखो इस विलाई और इस विलाई के बीच स्थान है तो इसको क्या बोलते हैं, इंटर व्हीलस स्पेस। ये, और ये जो अंदर की जो लेयर है इसको बोलते हैं एमनियन, और इसको बोलते हैं प्रीमिटिव मीसेनकाइमा, है ना। और ये जो देखो, ध्यान से देखें यहां पे, इनमें से जो एक विलाई उठी है, ऐसी विलाई जो यहां से इस सेल का निर्माण करती है, यहां देखो ये आके जो रेड विलाई, इसको बोलते हैं साइटो ट्रोफो प्लास्टिक सेल, साइटोट्रोफोप्लास्टिक सेल। और इस प्रकार की विलाई हर कोई नहीं, जो प्राइमरी से यहां से बेस से स्टार्ट होके जो साइटोट्रोफोब्लास्टिक सेल का निर्माण करती है उसको बोलते हैं, जो यहां पहुंच जाती है उसको बोलते हैं एंचर विलाई। कौन सी विलाई बोलते हैं भाई, एंचर विलाई बोलते हैं, ये बात ध्यान रखना। फिर यहां से क्या हुआ कि ये जो डेसिडुआ है ये धस के इसके अंदर ये सेप्टम बना रहा है, तो इस सेप्टम को बोलते हैं, ये जो स्थान है इसको बोलते हैं डेसिडुअल सेप्टम बोलते हैं। और यहां तो स्पेस कम होने की वजह से हमने एक विलाई के अंदर ही दो सेप्टम बना दिए, जबकि होता क्या है कि दो सेप्टम के बीच कम से कम 3 से 4 विलाई पाई जाती है। क्या पाई जाती है, 3 से 4 विलाई पाई जाती है। तो ये दोनों का जो बीच का स्थान बनता है यहां से यहां का, जिसके अंदर 3 से 4 नॉर्मल विलाई होती है, और ये जो एक बीच का जो लोब बन गया तो इसको हम बोलते हैं कोटिलिडन्स। और ये जो प्लेसेंटा है इसकी फंक्शनल यूनिट है क्या, कोटिलिडन्स। ये जो संरचना बनी है दो डेसिडुअल सेप्टम के बीच, ये तो हमने संरचना में एक विलाई सिस्टम ही बताया है ना। और नॉर्मली विलाई बनता है, फिर और ज्यादा ब्रांच, जो नॉर्मली फर्स्ट विलाई बनता है उसको स्टेम विलाई कहते हैं, और जब ब्रांच होता है तो उसको प्राइमरी बोलते हैं, जब और ब्रांच होता है तो उसको सेकेंडरी, बहुत ज्यादा ब्रांच हो जाता है तो उसको टर्सरी विलाई बोलते हैं। तो इन जो डेसिडुअल सेप्टा के बीच कम से कम 3 से 4 विलाई पाए जाते हैं, है ना, कितने, 3 से 4। और एक कोटिलिडोन तब बनता है, तो एक कोटिलिडोन के अंदर कितने विलाई, 3 से 4 विलाई होते हैं। और टोटली प्लेसेंटा के अंदर अराउंड 15 टू 20 कोटिलिडन्स होते हैं, और इसके 4 गुणे यानी लगभग 60 क्या होते हैं, विलाई होते हैं, क्योंकि एक कोटिलिडन्स के अंदर 3 से 4 विलाई होते हैं।
है ना। तो टोटल कोऑर्डिनेट कितने हैं, 15 से 20, ठीक है। तो और जब डिलीवरी होती है, तो जब प्लेसेंटा रिमूवल होता है प्लेसेंटल स्टेज में, तो हमें जो प्लेसेंटा का जो मैटरनल सरफेस है उसमें इन कोटिलिडन्स को देखना है ना, ताकि हमें पता चले अगर किसी एक कोटिलिडन्स अंदर रह गया तो बहुत ज्यादा पोस्टमार्टम हेमरेज की हेमरेजिक कंडीशन डेवलप हो सकती है। इसलिए ये 3 से 4 विलाई से बना हुआ एक लोब होता है, उसको देखना है अगर किसी प्रकार का कोई कोटिलिडन्स अंदर तो नहीं रह गए, ठीक है। फिर देखिए यहां ये जो स्ट्रक्चर बनी है इसको बोलते हैं कोरियोनिक लीव। कोरियोनिक लीव और वहां होती है जहां जो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स की संख्या बहुत ज्यादा कम हो जाती है और सारी लेयर आके मिल जाती है, उसको कोरियोनिक लीव बोलते हैं। और इसका उल्टा स्थान होता है जिसको बोलते हैं कोरियोनिक फ्रोंडोसम, जिससे जो फीटल साइड से प्लेसेंटा का डेवलपमेंट होता है, यानी जब फर्टिलाइजेशन होता है उसके बाद सेल अरेंजमेंट होता है, तो जो फीटस जो एम्ब्रियो है उसके एक ऐसी जगह जहां बहुत ज्यादा ट्रोफोब्लास्ट है वो जाके इकट्ठी हो जाती है, उस एरिया में को तो कोरियोनिक फ्रोंडोसम बोलते हैं, जहां बहुत ज्यादा हाई ट्रोफोब्लास्ट सेल होती है न्यूट्रिएंट की वजह से, और वहां से ये विलाई निकलनी शुरू होती है, ये विलाइयां, और ये विलाई धीरे धीरे जाके इसमें धंसनी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो ये डेसिडुअल सेप्टम हो गया, डेसिडुअल सेप्टम, ठीक है। ये फिर कैपिलरी नेटवर्क हो गया, ये बाहर की ओर जो यहां से हम दिखाई दे रहे हैं, दिखाई दे रहा है, ये अंदर की सेल ट्रोफोब्लास्ट, बाहर के हाइड्रोट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। अब देखिए नीटा बस लेयर बन गया। अब ये जो नीटा बस लेयर है ये क्या करता है, इसको डीप पेनिट्रेशन होने से बचाता है, इन्वेजन होने से बचाता, ताकि ज्यादा गर्भाशय के अंदर जो केवल और केवल जो एंडोमेट्रियम लेयर तक का अटैचमेंट रहता है वो ज्यादा अंदर नहीं हो, बहुत ज्यादा डीप नहीं हो, इसलिए नीचा बस लेयर पाई जाती है ताकि इसका डीप पेनिट्रेशन नहीं हो। और ये जो सेल्स है, ये जो लेयर है इसके ऊपर एक सेल पाई जाती है जिसको बोलते हैं ये सेल पाई जाती है, और ये क्या काम करती है, ये काम करती है भाई फेगोसाइटोसिस का। यानी यहां जब सबस्टेंस का एक्सचेंज होगा, यहां सबस्टेंस का जब एक्सचेंज होगा तो ये हॉपर सेल्स पाई जाती है, तो जो पैथोजेंस होंगे, हानिकारक सबस्टेंस होंगे, उसको ये क्या करेगी, फेगोसाइटोसिस कर लेगी, यानी निगल लेगी। और ये जो इधर जो ये ब्लड एक्सचेंज होगा, यहाँ पे सबस्टेंस एक्सचेंज होंगे, ट्रांसफर होंगे, तो यहाँ ये इस क्योंकि यहाँ से फीटस आगे जुड़ा होगा, इस फीटस में नहीं जाए, इसलिए हॉफबर सेल पाई जाती है, ये बात ध्यान रखना है। फिर देखिए सबसे बाहर की ओर लेयर जो कोरियन, यहाँ पे कोरियन लेयर बनेगी। अब देखिए एक तो मेटरनल सरफेस हो गया इस साइड यहां तक का, फिर यहाँ पेरिफ्री मार्जिन नीचे आएगी कोरियन। अब देखिए यहां से अगर ऐसे दर्शाना चाहें इसको ऐसे, तो ये बन गया ये अंदर की लेयर एमनियन, और बाहर की लेयर ये कोरियन लेयर बन रही है, बाहर की लेयर कोरियन। तो और इसके बीच जो बना उसको बोलते हैं एमनोटिक सेक, और यहां ये फीटस पड़ा है और ये जुड़ा होगा इससे, और ये दो अम्बिलिकल वेन और एक यहां से निकलेगी फीटल से, तो एक वेन दो आर्टरी, ठीक है, इससे ये फीटस है ये जुड़ा हुआ है। अब ये टोटली
यहाँ पे यहाँ तक का लेवल होगा गर्भाशय का, जिसको पेरिफेरल मार्जिन कहते हैं। और यहाँ क्या पाया जा रहा है, ये फीटस, ठीक है, ये नीचे फीटस, ये जिससे जुड़ा हुआ है इसको अम्बिलिकल कॉर्ड कहेंगे। ये क्या है, अम्बिलिकल कॉर्ड, यहाँ ये फीटस है, ठीक है। अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर क्या है, 2 वेसल्स, एक 3 वेसल्स है, जिसके अंदर 2 आर्टरी, 1 वेन है ना। और ये जो लेयर है, ये जिस सैक द्वारा कवर्ड है उसको एमनियोटिक सैक कहते हैं। एमनियोटिक सैक की बाहरी जो लेयर होती है उसको कोरियन कहते हैं, और अंदर की जो लेयर होती है जिसको एमनियन कहते हैं। और अब इसके अंदर जो फ्लूइड भरा है, इसके अंदर जो फ्लूइड भरा है, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे एमनियोटिक फ्लूइड। इसको क्या कहेंगे, एमनियोटिक फ्लूइड। इसके अंदर ये जो है भ्रूण है, ये तैरता रहता है। तो यहां से ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। और इसको अपन A2V1 लिख लेते हैं, 2 आर्टरी 1 वेन, टोटल 3 ब्लड वेसल्स, ठीक है। तो ये टोटली शुरुआती जब 4 मंथ तक 2 आर्टरी 2 वेन होते हैं, जबकि 4 मंथ पे एक जो राइट अम्बिलिकल वेन है वो डिसअपीयर हो जाती है, ठीक है, और सिंगल बचती है, एक वेन बचती है। यहां से देखिए ये जो आर्टरी है इसका ओरिजिन फीटल है ना, ये फीटल साइड जो जो कोरियोलिस बनता है। तो फीटस की जो इंटरनल इलियक आर्टरी ये यहां से निकल के यहाँ आती है फीटल अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू। तो ये दोनों आर्टरी इस ब्लड गया हुआ है जो उसको यहाँ से निकाल के इधर भेजेगी। तो फीटस से डीऑक्सीजनेट ब्लड है वो इन आर्टरी के माध्यम से यहाँ जाएगा, और यहाँ से जो ब्लड आ रहा है, जो मैटरनल ब्लड आ रहा है, वो इन वेन से इस फीटस के अंदर आएगा। तो ये बात ध्यान रखनी है कि जो ब्लड एक्सचेंज के नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे किस प्रकार ब्लड एक्सचेंज होता है, और प्लेसेंटा के फंक्शंस हैं उनको भी ध्यान से हम डिस्कस करेंगे। तो ये नॉर्मल स्ट्रक्चर होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आराम से इसको क्लास को बैठ के देखिएगा, आपको ये समझ में आ जाएगा कि इंटरवल स्पेस के साथ नॉर्मल प्लेसेंटा बनता कैसे, ये ऐसी चीज होती रहे टोटली ऐसे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट क्लास में हम इसी से आगे क्लास को कवर करेंगे, जिसमें प्लेसेंटा का फंक्शन का विशेष रूप से डिस्कस करेंगे। और इसको भी, और अगर किसी को समझ नहीं आया है तो वापस वीडियो दोबारा देखें, है ना। आपको प्लेसेंटल बैरियर क्या है, देखो यहाँ से बैरियर बन रहा है, ये बेसिलस लेयर, और फिर सबसे बाहर की ओर क्या है, साइटोट्रोफोब्लास्ट, नीटाबस लेयर, साइटोट्रोफोब्लास्ट, ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। ये मिलके, और ब्लड वेसल्स, ये मिलके क्या बना रही है, और ये आ गया यहाँ का लेयर, ये मिलके एक जो लेयर बना रही है उसको बोलते हैं प्लेसेंटल बैरियर। नीटाबस लेयर, साइटोट्रोफोब्लास्ट, ट्रोफोब्लास्ट, प्रीमेटिव मेसेनकाइमा और ब्लड वेसल्स, ये बन के जो एक बैरियर बन रहा है उसको प्लेसेंटल बैरियर कहते हैं, जो एक इनकम्प्लीट लेयर होती है, जो सेलेक्टिव इन नेचर होती है, यानी कुछ सिलेक्टेड पदार्थ को आने देगी, सिलेक्टिव को नहीं आने देगी, ठीक है। और फिर यहां से ये 3 ब्लड वेसल्स है, तो नंबर में 2 आर्टरी है, 1 वेन है। आफ्टर 4 मंथ से पहले 4 ब्लड वेसल होती है, जिसमें 2 आर्टरी 2 वेन होती है। 4 महीने के बाद, गर्भावस्था के 4 महीने बाद जो राइट अम्बिलिकल वेन होती है वो डिसअपियर हो जाती है, ठीक है। यहां तक ध्यान रखें। कोटिलिडोन्स, द फंक्शनल यूनिट ऑफ प्लेसेंटा, इस आंवल या प्लेसेंटा की जो कार्यात्मक यूनिट होती है कोटिलिडोन्स। एक प्लेसेंटा के अंदर लगभग 15 से 20 कोटिलिडोन्स पाए जाते हैं, और एक कोटिलिडोन्स के अंदर लगभग करीब 3 से 4 है वो विलाई पाए जाते हैं। धन्यवाद।